सिंध प्रांत का जो शासक राजा दाहिर सेन था, उससे पहले हमारे जितना भी हमसे लगा हुआ, आज जिस स्वात में हम युद्ध की बात कर रहे हैं, जहां पर आज पाकिस्तानी सेना लड़ रही है, जिस अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, जहां अमेरिकी सेना आज भी अफगानिस्तान के अंदर संघर्ष ले रही है, काबुल की हम बात करना चाहें, कंधार की हम बात करना चाहें, उस समय भी यह युद्ध स्थली थी, उस समय भी संघर्ष का क्षेत्र था। और हमारे यहां हमले होते होते स्थिति यह बनी कि जो खलीफा था अरब के, उन खलीफाओं में से उन्होंने अपने एक भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के नाते उन्होंने यहां भेजा। पर विषय और प्रसंग क्या कि तब भी जो हिंदुस्तान का जो लंका से जुड़ा हुआ हमारा समुद्री मार्ग था, वहां से ये लोग अपना धन, अपना दौलत जहाजों के द्वारा ले जाने का काम करके भारत की सीमाओं का और भारत के समुद्री क्षेत्र का उसका उल्लंघन करने का काम करते थे। परंतु राजा दाहिर सेन के रहते हुए सिंधु नदी के जो डेल्टास थे उसका उपयोग वो नहीं कर सके। राजा दाहिर सेन ने उनकी नकेल कसनी प्रारंभ की और उसके बाद में जब उन्होंने अरब जो लोग थे, खलीफा लोग थे, उन्होंने यहां पर हमला करने का काम किया। मित्रों और कवि बंधुओं, में आपके लिए विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आज हम आतंकवाद के बारे में जब सारी परिस्थितियां देखते हैं, हम मोहम्मद गोरी और गजनवी तक का इतिहास तो हम सबको मिलता है, हमको उसके बाद के हिंदुस्तान पर होने वाले हमलों का भी उल्लेख मिलता है, अभी हाल ही में जो बाहर से हमले हुए उसका भी हमला का उल्लेख मिलता है, हमें सांस्कृतिक हमले भारत पर हो रहे हैं उसका भी हमको पढ़ने का और आपको कविता लिखने का बहुत अवसर मिलता है। परंतु आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि सिंध के उस शासक ने अपने संपूर्ण परिवार और अपने सारे राज्य की ताकत को झोंक करके उन खलीफाओं का लगातार 1.5 वर्ष तक उसका मुकाबला किया। 1.5 वर्ष तक उनको सिंधु नदी को पार नहीं करने दिया। और उसके बाद संघर्ष इतना भीषण हुआ, युद्ध इतने जबरदस्त हुए, 6000 घुड़सवार थे मोहम्मद बिन कासिम की सेना में, 7000 ऊंट सवार थे, सैनिक थे जो हमलावर होकर के आए। बारूद का तब तक इजाद नहीं हुआ, पर तब भी उनके पास में ऐसी ऑटोमेटिक मशीनें थी जिससे वो पत्थर चलाने का काम करते थे। मैं आज ही उसका उल्लेख पढ़ रहा था कि वो दूर से उन मशीनों के मार्फत से पत्थर से हमला कैसे किया जाए, यह काम भी उन्होंने प्रारंभ किया। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम के साथ में उनका युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध। उस निर्णायक युद्ध के अंदर अनेक प्रकार एक विस्तार से हुआ, लसबेला से लेकर के उससे आज से जुड़ा हुआ जितना भी बलूचिस्तान का क्षेत्र है, उसके बाद में और उससे जुड़े हुए हमारे जो स्थान लगते हैं, उन स्थानों उसके बीच में सिंध के क्षेत्र में युद्ध हुआ। राजा दाहिर सेन उसमें शहीद हुए, उनकी रानी ने युद्ध में संघर्ष किया, युद्ध किया, उनकी राजकुमारियां उसमें शहीद हुई। मेरे ख्याल है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये एकमात्र ऐसा सीमांत क्षेत्र का राजा और शासक थे। सो संपूर्ण परिवार हमारी सीमा और हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए उसमें शहीद हो गए। और उसी लिए जब ये एक अवसर मिला हम लोगों को यहाँ काम करने का कि कहां से इस काम को प्रारंभ किया जाए, तो हमने 712 से अजमेर में राजा दाहिर सेन का यह स्मारक खड़ा किया। आज चाहे हमारे पास तालिबानी हमला होता हो, चाहे आतंकवादी हमला होता हो, चाहे अन्य प्रकार का हमला हिंदुस्तान पर होता हो, उसमें और 712 के हमले में कोई लंबा अंतर नहीं है। तब कैसे मुकाबला किया और आज हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, यह हमको सचेत रहने के नाते ये स्मारक यहाँ पर बनकर के लगभग 32,000 गज जमीन में ये स्मारक बना है। इसमें राजा दाहिर सेन की यहाँ प्रतिमा लगी है, उधर हेमू कालानी की प्रतिमा लगी है, संत कंवर राम जी की लगी है, झूलेलाल जी की प्रतिमा यहाँ लगी है। ऊपर सिंध की सभ्यता को इस हॉल में ऊपर दिग्दर्शित किया गया है। पीछे एक अच्छा सा ऑडिटोरियम बनकर के खड़ा हुआ है और एक ये स्मारक यहाँ पर राजा दाहिर सेन। और मैं ये कह सकता हूँ कि तब लोग यह कहा करते थे कि ये दसोरा जी हमारे साथ उस समय थे, सर्वेश्वर जी थे और भी बंधु यहाँ बैठे होंगे, तब लोग कहा करते थे कि दाहिर सेन कहाँ से लेके आ गए। हमने कहा ये तो मैं नहीं जानता दाहिर सेन कहाँ से आया और कैसे आया, पर मदार गेट पर रोज ये आवाज़ सुनने को मिलेगी कि दाहिर सेन चलना है क्या। आज मैं कह सकता हूँ कि शहर की सिटी बस हो या ऑटो हो, वो रोज दिन में 50 बार आवाज देता है दाहिर सेन चलना है क्या, और दाहिर सेन लाकर लोगों को उतारता है। दाहिर सेन को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, दाहिर सेन हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ है
और प्रतिवर्ष यहाँ की आयोजन समिति, पर्यटन विभाग, नगर निगम, यहाँ की UIT और बाकी सारे बंधु मिलकर के एक यहाँ बलिदान दिवस, आज उनका बलिदान दिवस है, एक कार्यक्रम का आयोजित करते हैं या जयंती का कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आज सौभाग्य से कह सकता हूँ कि 712 में हमने काम प्रारंभ किया था, पर यह तय किया था कि हिंदुस्तान पर जितने बाहर के हमले हुए हैं, यदि हमको मौका मिला और राजस्थान की धरती पर कहीं अवसर मिला तो उन सारे योद्धाओं का जिन्होंने उनका मुंह तोड़ उत्तर दिया या जो शहीद हो गए उनके स्मारक बनाएंगे। तो उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी का मुकाबला करने वाला पृथ्वीराज चौहान उस पहाड़ी पर तारागढ़ पर खड़े हैं। आप कई बंधु सब आए थे, तूफान उस दिन भी साथ लाए थे, आज भी साथ लाए हैं। एक मोहम्मद गजनवी ने हमला किया, हमारे को कहीं आसपास में जगह नहीं मिली, पर पिछले वर्ष वो भी मौका मिल गया और गोगा जी चौहान ने उसका मुकाबला किया तो गोगा मेड़ी में 2 करोड़ की लागत से स्मारक बन गया। फिर बाबर का मुकाबला हुआ, खाली नाम से हम विश्वास नहीं करते, पर खानवा के बैटलफील्ड में राणा सांगा का स्मारक बन के भी खड़ा हो गया। फिर सफदरजंग हो चाहे अब्दुल शाह अब्दाली हो तो राजा सूरजमल का स्मारक भी बन करके खड़ा हो गया। औरंगजेब की भी अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हमने गोखला जाट से लेकर के, मेरे भाई विनीत जी यहाँ बैठे हैं, और एक बड़ा मैं कवि बंधुओं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, साक्षात किस प्रकार से प्रगटीकरण विचारों का होता है। मैं बलवीर सिंह जी करुण से मेरा उन दिनों लगभग 1-1.5 साल से मिलना नहीं हुआ, ना कभी चर्चा हुई, पर जब गोखला जाट की हमने प्रतिमा भरतपुर में लगाई, लगभग 15 दिन पहले उन्होंने गोखला जाट के ऊपर एक प्रबंध काव्य लिखा और उस पुस्तक का विमोचन भी उसी पखवाड़े के आसपास में हुआ। यह जागृति है कि 300-350 साल बाद एक योद्धा की प्रतिमा लग जाए और कवि अपनी लेखनी के द्वारा उस पर कोई काव्य लिख दे और एक पूरी की पूरी पुस्तक प्रकाशित हो जाए, तो ये कालखंड है और उस कालखंड के तहत ये काम हुए। आप सब बंधु यहाँ आए, मैं आयोजन समिति की को धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रतिवर्ष एक राष्ट्र रक्षा का यज्ञ है। ये जो कार्यक्रम है ना, ये सामान्यतः वैसा कार्यक्रम नहीं है, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए इस बार जब बैठे तो ये कहा उन कवियों को बुलाइए जिनकी वाणी में वीरता झलकती हो, जिनकी वाणी में देशभक्ति फूटती हो, जिनकी वाणी से देशभक्त पैदा करने की क्षमता हो, जिनकी वाणी से मुर्दे लोग भी जिंदा हो सकते हों और जिनकी लेखनी और वाणी से मरने के बाद जिंदा रहने की क्षमता हो, ऐसे कवियों को बुलाया जाए। और इसलिए मित्रों, आप सबको उसी आशा के साथ और उम्मीद के साथ हमने यहाँ बुलाया है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन बिल्कुल नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई खेल और तमाशा देखना नहीं है। हम उस राष्ट्र रक्षा के महायज्ञ के अंदर आपकी वाणी को सुनने के लिए आए हैं कि हम में छोटी मोटी यदि कहीं ऊपर से राख आ गई हो तो हमारी चिंगारी फिर भड़क उठे और फिर हम कहीं देश रक्षा के लिए कुछ कर सके। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस स्मारक में। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लखावत साहब। हमारे मध्य डॉक्टर कमला गोपलानी जी और भाई राज बिहारी जी गौर भी पधार चुके हैं। कवि सम्मेलन शुरू करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सोमरतन जी आर्य साहब से, माननीय उप महापौर नगर निगम अजमेर, कृपया पधारें। आज के इस कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ मैं करूंगा। मंच पे विराजमान सभी भारत के जाने माने कविगण और यहाँ पे उपस्थित सुधी श्रोताजन, हमारे बीच में ये एक सौभाग्य है और एक संयोग भी है। जैसा आदरणीय लखावत जी ने कहा, जब जब विनीत जी और कुमार जी विश्वास यहाँ आए हैं किसी भी स्मारक पे तो तूफान जरूर साथ में लाए हैं, पर शादी करने आए थे तब तो दूसरा तूफान हुआ था। जब कुमार जी शादी करने आए थे तो अपने आप में एक तूफान था। हाँ। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको कि आप कितने भी तूफान अपने साथ लाएं, लखावत जी ने स्मारक बहुत मजबूत बनाए गए हैं, इनका कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये अपने आप में एक ऐसी धरोहर है पूरे भारत के लिए कि ये अपनी जगह अडिग रहेंगी। मैं यहाँ पर उपस्थित कविजनों का सम्मान, स्वागत व माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमारे आज के संयोजक तो यहाँ पर आए नहीं है, राज बिहारी जी गौड़। और कहाँ से ये बैकडोर एंट्री की इनकी आदत, जब से बम्बई में जाना शुरू हुए हैं इनकी बैकडोर एंट्री की आदत शुरू हो गई है। मैं सर्वप्रथम राज बिहारी जी गौड़ के
माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करूंगा श्री तुलसी सोनी को। आए वे रासबिहारी जी का माल्यार्पण करके सम्मान करें और साथ ही श्री कमल प्रकाश जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये कागज मेरे हाथ में दे तो दिया है, सर्वप्रथम घर के आदमी की पूजा करवाई है, जबकि इनको सबसे आखिर के अंदर हमको जब पेमेंट यही करवाने वाले। ठीक है। श्री संपत जी सरल के माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद जी यादव को। अरविंद जी यादव, श्री नवीन जी सोगानी और वह स्मृति चिन्ह के लिए श्री धर्मेश जी जैन साहब। श्री विनीत जी चौहान के माल्यार्पण के लिए गिरधर जी चेजवानी। कृपया आइए गिरधर जी, थोड़ा जल्दी जल्दी। मैं अरविंद जी से निवेदन करूंगा विनीत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर अनु सपन के माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अनीता जी बघेल को, जो कि हमारी अजमेर दक्षिण की विधायक हैं। वह स्मृति चिन्ह के लिए श्री कन्हैया जी सोनी को। कन्हैया जी बहुत पीछे बैठे हैं, थोड़ा जल्दी आगे आइए। सुश्री कविता जी तिवारी के उनको पुष्प गुच्छ भेंट करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री राम सिंह जी दवाई को। राम सिंह जी दवाई, सरोज जी जाटव यहाँ पर उपस्थित, श्री अशोक जी तेजवानी और श्री मोहन जी तुलसियानी। मोहन जी, डॉक्टर कमला जी गोकलानी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री भगवान जी कालवानी जी को। वे स्मृति चिन्ह देने के लिए श्री वीरेंद्र जी बहल को। श्री रमेश जी के माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री संपत सांकला को। वे स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री दिलीप पारिक को। इसी के साथ ये मंच मैं सौंपता हूं आदरणीय रासबिहारी जी गौड़ को। कृपया इस पूरे कवि सम्मेलन का संचालन अपने साथ से।